से सीधे इंदौर लैंड कर चुकी है, जिसमें लगभग 170 यात्री इंदौर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम खड़े इंदौर के देवी अहिल्या विमानतल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपने परिजनों को यहाँ पर लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर कितनी खुशी है अपने लोगों से मिलकर, और आप देख सकते हैं कि लोगों की आंखें तक भी नम है, इंतजार कर रहे हैं अपने परिजनों का कि जल्द से जल्द आए। कई दिनों तक उन्होंने इनका इंतजार किया है, और अब ये जो इंतजार की अंतिम घड़ियां हैं, यही घड़ियां सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है लोगों पर। लोग इतने भावुक हो चुके हैं अपने लोगों से मिलने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे से मिलने के लिए तत्पर है। यहाँ पर हर तरह के व्यक्ति आए हुए हैं। यदि बात करें तो किसी के माता पिता वहां पर फंसे हैं तो बच्चे लेने आए हैं, तो कोई माँ का बेटा वहां फंसा हुआ है जिसे लेने के लिए माँ खुद यहाँ पहुंची है। और कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर एक यात्री है जो अभी हाल लौटकर देहरादून से आए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कहाँ पर वो फंसे हुए थे और क्या गुजरा है इतने दिनों तक उनके ऊपर। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कैसा रहा वहाँ पर, आप कहाँ फंसे हुए थे? आप मिल लीजिए पहले सबसे। आप देख सकते हैं मिठाई खिला के स्वागत किया जा रहा है, माला पहना के स्वागत किया गया है। लोग काफी खुश हैं और मिल रहे हैं सब लोग एक दूसरे से आके। कितनी खुशी यहाँ पर झलक के कह सकते हैं कहीं ना कहीं मौत के मुंह से निकल के आए। और जो खुशी यहाँ पर लोगों में देखी जा रही है वो एक अलग ही खुशी है। यही सब चेहरे कुछ देर पहले तक बिल्कुल मुरझाए हुए थे, जो अब इस वक्त खिलखिलाए हुए हैं। अपने बेटे का इंतजार कर रही माँ खुद अब उन्हें मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया है। और अब हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि कहाँ फंसे हुए थे वो इतने दिन तक। हम धराली गंगोत्री के नीचे करीब 20 किलोमीटर दूर हम धराली गांव में फंसे हुए थे। वहां पर काफी वर्षा हुई और उसके धराली में जो माउंट स्लाइडिंग हुई उसके कारण जितने नदी नाले थे हमारी होटल पूरी बह गई थी। काफी सारा पानी गांव में भरा गया था और स्थिति ये थी कि एक होटल में 250-500 लोग चट्टान पर खड़े हुए थे। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया हम पहाड़ के ऊपर जाते गए। वहां पर ना लाइट का था, ना कम्युनिकेशन था, ना धीरे धीरे पानी भी खत्म हो गया था। पीने का पानी की समस्या थी, खाना पूरा खत्म हो गया था। पर भगवान ने जैसे तैसे हम फिर हर्षिल कैंप जो मिलिट्री कैंप थे, मिलिट्री वालों ने आकर हमको सहारा दिया। फिर हम हर्षिल कैंप में गए। वहां पर मिलिट्री के बेस में हम 7 से 8 दिन वहां रुके और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे केदारनाथ रेस्क्यू धीरे धीरे कम हुआ, फिर हर्षिल पर ध्यान दिया गया और वहां से हमको उठाया गया। इनकी बेटी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर एक ग्रीटिंग कार्ड लेकर उनके लिए पहुंची थी। उनसे जानते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बहुत प्यारा ग्रीटिंग कार्ड इन्होंने अपने हाथ से बनाया है, एक जिसमें अपने पापा और मम्मी की इन्होंने फोटो लगाई है। यही नहीं, इन्होंने एक लेटर भी अपने पापा के लिए लिख के रखा हुआ है। जो फीलिंग्स है, अपनी पूरी फीलिंग्स इन्होंने यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से आपने इंतजार किया और क्या लग रहा था आपको। एक्चुअली आई वॉज मतलब पहले तो मैं बहुत डर गई थी और 3 दिन से कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। एंड मतलब दादा दादी और कुछ भी मतलब स्कूल में भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा था कि मम्मी पापा से बात नहीं हो रही है एंड ऑल दैट। फिर अचानक एक दिन पता पड़ा कि धरोली में है और उसके बाद बात हुई तो फिर बहुत अच्छा लगा। तो अभी ये आपने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया है अपने फादर के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या लिखा है इस ग्रीटिंग कार्ड में आपने? ग्रीटिंग कार्ड में मैंने मेरी सारी फीलिंग्स मेरी पूरी फैमिली की फीलिंग्स लिखी है और सारे फीडबैक्स जो मेरी फैमिली ने मेरे पेरेंट्स को दिए कि वो सब पापा मम्मी नहीं थे उनको मिस किया तो फीलिंग्स सबने अपने। हाँ, जैसे मम्मी पापा ने बहुत अच्छे काम किए एंड ऑल दैट, भक्ति एंड ऑल दैट, सो हमने बहुत सी चीजें लिखी है अच्छी। तो बस अब पापा वापस आ गए हैं तो अब आपका क्या कहना है, कितनी खुशी है आपको इस बात को? वेरी एक्साइटेड और बहुत मस्ती करेंगे एंड बहुत खुश हो रहे हैं। यारी मम्मी और जो व्यक्ति जिनसे अभी हाल हमने बात की है उनकी वाइफ भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस बात को लेकर। मैं खुद भी कल ये सब फेस करके आ रही हूँ। मैं तो यही कि मेरे लिए तो मेरे भगवान मेरे सामने आके खड़े हो गए, सबसे बड़ी बात। जैसा कि आपने बताया आप कर रहे हैं, तो क्या आप दोनों साथ में थे उस वक्त या आप दोनों भी वहाँ बिछड़ गए थे? नहीं, हम दोनों साथ में ही थे, लेकिन 3 दिन पहले हर्षिल कैंप से मुझे अलग कर दिया गया और इनको कल सुबह छोड़ा गया। तो 3 दिन से हम दोनों अलग अलग
फेस कर रहे थे। तो इस दौरान क्या लगा आपको, क्या उम्मीद थी आपको? इस दौरान मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मतलब मौत के मुंह में भी मुझे खेल के इतना डर नहीं लगा जितना कल मुझे डर लगा। मुझे लगा बारिश वापस बढ़ जाएगी तो ये कब आएंगे, क्या होगा, कैसे आएंगे, बहुत सारे सवाल मन में थे जो आज सारे क्लियर हो गए इनके आने के। वो सुरक्षित पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अब आपका क्या कहना है, अब किस तरह का आप फील कर रहे हैं? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारे जीवन की खुशियां मेरे सामने नजर आ रही है। इनको देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है कि क्या कहूँ और कैसे कहूँ। यदि बात करें तो उनकी मां भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि अपने बेटे को वापस पाके इनकी क्या फीलिंग है। आप क्या बोलना चाहेंगे? भैया बच के आ गए, वो बहुत हमको बहुत खुशी की बात है। 8-10 दिन तक हमको बिल्कुल खाना भाया ना, नींद आई हमको। लेकिन अब वो वापस पहुंच गए हैं, आप अभी भी भावुक है। ये आंसू किसके हैं? क्या ये खुशी के आंसू है या खुशी के आंसू? उनके पापा भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। उनके चेहरे की हंसी देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने बेटे को वापस पाकर कितने वो खुश है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? ईश्वर की बड़ी असीम अनुकंपा से हमारे बच्चे सकुशल वापस आए हैं और उन्हें नया जीवन मिला है। हम यदि बात की जाए मदद की, तो मदद किसकी तरफ से सबसे ज्यादा मिली है? मदद मिलिट्री की। जी पुनीत, आपको हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे ताकि ये सवाल आप उन लोगों से करें जो वहां से वापस लौट कर आए। जिस तरह से खबरें मिल रही थी वहां पर लूटपाट की, इस प्राकृतिक आपदा के बाद वहां पर लूटपाट मची थी, और किस तरह से वहां पर सहयोग था सरकार की तरफ से और मदद किस तरह से की जा रही थी, आप उनसे पूछे जो लौट कर वापस आए अभी। जी सर, आपसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वहां पर सुनने में आया था कि काफी लूटमार मची हुई है, काफी ज्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, और बात की जाए केंद्र सरकार की, तो सरकार की कितनी मदद आपको वहां मिली है? जहां तक जिस इलाके में हम रुके थे वहां कोई ऐसी लूटमारी नहीं थी। ये जरूर है कि दुकानदारों ने काफी प्राइसेस बढ़ा दी थी, लेकिन मिलिट्री के जो सीईओ मिस्टर प्रदीप कुमार, उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए थे, वहां एक सभा संबोधित की थी और उसमें दुकानदारों को बोला था कि आप कोई भी ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, जो नॉर्मल प्राइसेस है वहां पर करेंगे। न वहाँ के लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, और जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर बहुत पूरे गांव ने हमारी सेवा करी, पूरा लंगर उन्होंने लगाया, खाना हमको दिया, पीना हमको दिया, यहाँ तक कि रहने की जगह भी दी। बैरक्स में भी जो मिलिट्री के जवान थे उन्होंने अपने बैरक्स खाली करके हमको रहने की सुविधा दी। सर यदि बात की जाए केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने इतने दावे किए थे कि हम लोगों के लिए इस तरह का काम करेंगे, बहुत राहत कोष बनाएंगे, तो केंद्र सरकार की क्या मदद आपको मिली है? जब तक केंद्र सरकार ने घोषणाएं की तब तक तो सब तबाह हो रहा था। केंद्र सरकार ने न उत्तरांचल सरकार ने इतना ज्यादा ध्यान दिया। वास्तव में जो ध्यान दिया वो सेना ने दिया। सेना के पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, लेकिन मानवता के आधार पर उन्होंने सबकी मदद की। यदि बात की जाए मध्य प्रदेश सरकार की, शिवराज सिंह चौहान ने एक विमान की वहां व्यवस्था की है अपने प्रदेश के लोगों के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो स्टेप लिया वो काफी लेट लिया। इसके पहले जब ट्रेजेडी हुई 17-18 तारीख को, वो ट्रेजेडी के समय उनको कुछ स्टेप लेना थी। केवल एक विमान भेजने से देहरादून कोई हल नहीं होता है। वास्तव में हल जो निकले, यदि अपने नेता लोग यदि सिंसियरली होकर अपनी हेलीकॉप्टर सुविधा यदि वहां पर बचा सकते थे तो काफी लोगों को बचाया जा सकता था। सर यदि बात करें अभी की, तो अब क्या लगता है आपको, लगभग कितने लोग वहां पर और फंसे होंगे? कम से कम 10 से 15 हजार लोग और वहां पर फंसे हुए हैं, और हालत बहुत विकट है क्योंकि रास्ते सब टूट चुके हैं। एक रास्ते को यदि निकालना हो तो आपको पूरी माउंटेनर टाइप रहना पड़ेगा। वहां पर जो घास उगी वो पकड़ कर आपको चलना पड़ेगा, जो कि असंभव है। ऐसे पैदल यात्रा करने में बहुत ज्यादा रिस्क है, और इतने रिस्क है कि हमने कम से कम 10 से 15 लोगों को मरते हुए देखा, गंगा नदी में जाते हुए देखा। सर यदि बात करें उस खतरनाक पल की, जब आपको लगा होगा कि हाँ ये शायद मेरा आखिरी पल है, वो पल आपका कब था और किस जगह पर था? वो 17 तारीख की रात को करीब 1 बजे के करीब जिस होटल में हम ठहरे थे, उस होटल में करीब 8:30 बजे से माउंटेन स्लाइडिंग होना चालू हो गई थी, और पूरा जो नदी था वो काफी उफान पे थी। तो जिस होटल में हम ठहरे थे वो तो पूरी तहस नहस हो गई। हम उसी में से वो जो उसके पीछे एक जो नदी बह रही थी, उस नदी ने, चूंकि वहां पर जो आव थी, उस आव को 2 बड़े पेड़ों ने रोक दिया था, जिसके कारण से पूरा पानी डाइवर्ट हो गया था, और हमारी होटल में पूरा पानी होटल में आ गया था, किचन में आ गया था, और वहां से पूरा लेकर
पूरा मेन रोड पर आ गया था। उसके कारण से पूरा तबाही वहां पर लग रही थी। हालांकि वहां कोई जन नुकसान नहीं हुआ क्योंकि होटल वाले और गांव वाले काफी समझदार थे। उन्होंने हमारे से करीब 10:30 बजे पूरा होटल खाली करवा के हमको पहाड़ पे भेज दिया था। आप अपने पूरे परिवार से मिलने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको फील हो रहा है? एक नया उत्साह, नया जीवन, वास्तव में एक मौत से साक्षात्कार करके हम लोग आए हैं। बिल्कुल, तो एक नया उत्साह, नया जीवन, मौत से साक्षात्कार के बाद जो अपने हैं वो अपनों से आज उनकी मुलाकात हुई है। पिछले 16 तारीख के बाद जिस तरह से भारी बारिश हुई, वहां पर लोग फंसे हुए थे, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको निकाला गया था और 170 लोग देहरादून से जो मध्य प्रदेश के यात्री उनको विशेष विमान से इंदौर लाया गया है और जो खुशी है उनके चेहरे में साफ दिखाई दे रही थी। और मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से यहां तक किस तरह से लाया जाए, सकुशल लाया जाए, और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी लगातार वहां पर सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी वहां पर हजारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं और एक एक करके उनको निकाला जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कौन कहता है क्लासरूम सिर्फ सीखने और सिखाने की जगह है? यह तो जश्न है।